हेलो एंड वेलकम टू मद्दे मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। सेनेट में अपोजिशन लीडर का ऐलान ना करने पर पीटीआई का शदीद एहतजाज। वक्फा सवालात की कॉपियां फाड़ दी। सेनेटर समीना जहरी ने सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो की क्लास ले ली। जो कागज फाड़ कर फेंकेगा उठाएगा भी वही। सेनेटर की आपस में लड़ाई। पीटीआई के सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो की साबिक वजीर खजाना असद उमर पर शदीद तनकीद। वजीर दिफा को भी खामोश करवाने और पान खिलाने का मशवरा दे दिया। अफगानिस्तान में एक कप चाय पीना पाकिस्तान को महंगा पड़ गया। वजीर खारजा ने सेनेट में ये बात क्यों कही? मार्को रूबियो ने इसहाक डार को फोन करके क्या कहा था? आज सनसनीखेज तफसीलात शेयर कर दी गई। अफगानिस्तान को सबक सिखाने का फैसला कर लिया था मगर कतर की दरख्वास्त पर रुक गए थे। बिलावल भुट्टो के ट्वीट्स इसहाक डार की नब्ज पर सवार। बार बार जिक्र क्यों किया? सेनेट इजलास की मुकम्मल कहानी जानेंगे आज रऊफ क्लासरा की ज़बानी। इसके अलावा फवाद चौधरी और सलमान अकरम राजा आमने सामने आ गए। फवाद चौधरी और दीगर पर शाह महमूद के कमरे में जबरदस्ती घुसने का सलमान अकरम राजा ने इल्जाम लगा दिया। 26 नवंबर को एहतजाज में गोलियां मरवाने और सलमान अकरम राजा और शेख वक्कास पर घरों में छुपने का फवाद चौधरी ने जवाबी इल्जाम लगा दिया। ट्विटर पर जारी इस अहम लड़ाई पर भी गुफ्तगू करेंगे। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एटमी हथियारों से दुनिया को 150 मरतबा तबाह करने का बयान दे दिया। दूसरी तरफ सऊदी वली अहद के दौरे अमरीका के मौके पर सऊदी अरब को इब्राहिम एकॉर्ड में शामिल होने का भी अंदिया दे दिया। इस सारी इंटरनेशनल सूरत हाल पर भी बात होगी आज के शो में। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज के बड़े ही इंटरेस्टिंग सेनेट इजलास के हवाले से। और क्लासरा साहब के पास जो है वो उसकी मुकम्मल जो स्टोरी है वो मौजूद है। क्लासरा साहब, बहुत सारी इंटरेस्टिंग मैं देख रही थी, पॉइंटर्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं। आप थोड़ा सा एक ओवरऑल बयान कर दें कि आज क्या हुआ सेनेट में। हाँ नहीं, बहुत शुक्रिया। तो आज की सेनेट की कोई ये इजलास जो था वहाँ पे मैं गया, मैं ज़रा जाके देखें 27th अमेंडमेंट के बाद आज बड़ा एक अहम इजलास है और वहाँ पे यकीनी तौर पर सेनेटर्स जो हैं या दीगर जितने भी लोग हैं आज इस पे बात करेंगे। सो बंदा थोड़ी सी एक व्यू लेने की कोशिश करते। सो आई साइड देयर इन द प्रेस गैलरी फॉर मेरे को 3-3.5 घंटे तक रहा। वक्फा सवाल से लेके एंड तक, जब तक एडजर्न हुआ अगले या आने वाले फ्राइडे तक। तो बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारी मेरे लिए लर्निंग भी थी, नई चीज़ें भी थी। सबसे ज़्यादा चले मैं यहाँ से कि जो इसका मुझे याद दिलवाया कि मैं भूल ना जाऊँ, जो मार्को रूबियो ने जो कॉल की थी ये पाकिस्तान को, अब तक तो इंडिया बताता रहा है, जर्नल बातें होती रही हैं, ट्रम्प साहब बताते रहे कि हमने कॉल की, मार्को रूबियो ने की। पाकिस्तानी साइड से वो इनसाइड स्टोरी नहीं है थी कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा था मार्को रूबियो ने। तो आज जो इसहाक डार साहब ने, क्योंकि ये इशू खत्म होने वाला नहीं, आज तक 1965 की जंग के वाक़यात नहीं खत्म हुए, 1971 के, कारगिल के, तो ये भी तो अगले 50 साल ये चलेंगे, खत्म होने वाले नहीं है। खत्म होने भी नहीं देंगे, नहीं होने देगा। यस, अगर हम बोलने की कोशिश करेंगे जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान को हर हफ्ते याद दिला देते कि भाई साहब आप लड़े थे और बम चलाने वाले थे, मैं ना रोकता तो अब तक शायद पाकिस्तान और इंडिया खुदा ना खासा वजूद ही ना होता। खैर सो उन्होंने डिटेल बताई है ना, और बड़ी उन्होंने इसहाक डार साहब ने बड़ी तफसील के साथ वेरी कम्प्रीहेंसिव है, मस्त है कि वो भी बड़ी ज़रूरी है। ऐसे अफगानिस्तान के हवाले से मुज़ाकरात हुए हैं, दोहा में हुए हैं, फिर आपके तुर्की में हुए हैं, उसकी डार साहब ने बड़ी डिटेल से बताई, अपनी विजिट्स का बताया। सो इट वॉज वेरी एजुकेटिंग। ये तो मतलब नेशनल या इंटरनेशनल लेवल की चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे कि इंडिया का, क्योंकि इंडिया भी उस ट्रॉमा से निकल नहीं पा रहा जो उनको वो इस मसले को हल नहीं कर सके कि पाकिस्तान ने कहा था कि आप सीज़ फायर करनी है, अमेरिका ने कहा था या इंडिया ने कहा था अमेरिका को। सो टुडे फ्रॉम पाकिस्तानी साइड कम अज़ कम जब आप नाम लेते हैं ना किसी फॉरेन मिनिस्टर का, वो भी उसके अमेरिका के उसका मार्को रूबियो का, उन्होंने कॉल करके मुझे ये कहा, तो इट मीन्स कि आपका केस जो है बड़ा स्ट्रांग है। फिर आप, क्योंकि अदरवाइज तो कह देते मुझे फ़ोन कॉल है, किसी दोस्त मुल्क ने कॉल किया ताकि हेयर देयर ताकि पकड़े ना जाएं, कोई पूछ ले तो कंफर्मेशन ना हो। अब की दफ़ा उन्होंने बड़ा वो बताया कि 10 मई की सुबह जो है उनको, बल्कि टाइम बताया 8:17 पे उनको क्या कॉल आई और एग्जैक्ट क्या गुफ्तगू हुई है। सो मेरा ख्याल है इससे पहले शायद इस तक डिटेल नहीं है, और वो भी फोरम सेनेट ऑफ पाकिस्तान पे जब बताया जाता है तो इट बिकम्स एन ऑफिशियल। सो वो ऑफिशियल बड़ी एक दिलचस्प स्टोरी है, वो भी मैं आपके साथ ज़रा उसको शेयर कर दूंगा। लेकिन उससे पहले इसको स्टार्ट करते देयर आर मेनी थिंग्स। अगर मैं थोड़ा सा बेरब्त लग रहा हूँ तो आप भी माइंड ना कीजिएगा, और मेरा ख्याल देखने वाले भी नहीं होंगे। मैं कोशिश करूंगी कि कोई पॉइंट आपका मिस ना हो। यस हियर यू गो। बिल्कुल। अगेन उसकी वजह यह है कि हाउस के ये इसी तरीके के ही होते हैं, इजलास ऐसे ही होते हैं, कोई कहीं से खड़ा होकर कोई भी अपनी बात कर लेता है, कोई एहतजाज कर लेता है, कोई कॉपी फाड़ देता है, कोई किसी के साथ कोई एंगेज हो जाते हैं, वो लहदा चीज़ें। सो आई जॉइंड इट इन क्वेश्चन आवर में से भी बड़ी अच्छी 2-3 दिलचस्प खबरें निकली। मसलन उसमें आज उसका हाउसिंग मिनिस्ट्री का था। तो अब ये असल में जर्नलिज्म या सियासत या सहाफ़त यही है, ये नहीं है कि मैं जाता हूँ तो मैं कर रहा हूँ।
आप कोई भी चैनल उठाएंगे एक ही वही 3-4 हमने बनाया हुआ है, फॉर्मेट बताया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई खबर नहीं है, और 3-4 लगे हुए हैं। हम भी बाज़ दफ़ा ये कुछ कर लेते हैं। सो खबरें जो वहाँ से निकलती हैं आम आदमी की, वो आपको क्वेश्चन आवर में निकलती हैं या स्टैंडिंग कमेटीज मीटिंग में, और दोनों मेरी बड़ी फेवरेट हैं। ऑलवेज मेक इट श्योर कि मुझे जाना चाहिए, एंड आई गेट मोर मतलब एनलाइटेंड एंड लर्निंग एंड एजुकेटिव। आज जो वहाँ पे उसमें जब क्वेश्चन आवर आया तो ये बताया गया कि हाउसिंग फाउंडेशन जो है गवर्नमेंट की एम्प्लॉइज़ की, तो उसमें कोई फ्रॉड हुआ, कोई पेमेंट्स वगैरह गलत तरीके से की गई। तो 4 वहाँ के एहलकार जो थे उनको उन्होंने FIA के उन्होंने केस भेजा हुआ, इस पर क्वेश्चन था, कोई डिटेल मांगी गई थी। तो उन्होंने बताया रियाज हुसैन पीरज़ादा साहब जो हाउसिंग मिनिस्टर, उन्होंने कि हमने FIA को केस भेज दिया। अब इस पे वो पलवश शाह खान साहबा जो है सेनेटर हैं पीपल्स पार्टी की, शी स्टूड अप और बड़ा खूबसूरत उन्होंने कमेंट किया। उन्होंने एक बात बताएं, आपने जो FIA को ये केस भेजा है, तो FIA तो खुद बहुत बड़े स्कैंडल्स का शिकार है। वो मेरा कल डिक्की भाई एंड कंपनी जो वो नहीं है 10 करोड़ रुपए वाला केस है, उन्होंने आप जिन लोगों को आपने भेजा है कि इन्वेस्टिगेट करें, वो तो खुद करप्शन में पकड़े हुए हैं। 4-5 बड़े बड़े अफसरान तो उनके अपने पड़े, उनके असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और इस टाइप के लोग जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। तो जिस एजेंसी को आपने भेजा हुआ है कि हमारे बंदे करप्ट हुए हैं, इनको इन्वेस्टिगेशन करें, वो तो खुद एजेंसी वो करप्शन में बैठी हुई है, वो तो उसके अपने अफसरान जो हैं वो करप्शन में वो उसमें पकड़े गए। सर इसकी एरनी देखें, रोना देखें इसका कि जो इदारे बनाए गए थे कि कहीं पे करप्शन इरेगुलरिटीज हो रही हैं, उनको ठीक करना है, करेक्ट करना है, वो खुद करप्ट हो चुके हैं। तो उसके बाद फिर किससे उम्मीद है? मतलब अब ये FIA के ऊपर एक और कोई एक इदारा बनाना चाहिए जो इनको देखे। अच्छा, उनके ऊपर एक और बनाना चाहिए कि वो जो उनको देखे, किस किस को देखे, अभी कहाँ तक बंदा देखे। सो इट वाज अ वेरी पर्टिनेंट उनका कमेंट था। उन्होंने कहा ये तो बल्कि लफ्ज यूज के, ये तो करप्शन में लिथरा हुआ सिस्टम है या लिथरे हुए लोग हैं, आपने FIA को भेज दिया है। उन्होंने कहा ये मेरा, उन्होंने रियाज पीरज़ादा साहब ने कहा ये मेरा वो नहीं है, मैंडेट नहीं है, ये मोहसिन नकवी साहब का है, क्योंकि इंटीरियर मिनिस्ट्री उनके नीचे आती है, तो करप्शन उनके नीचे हो, ये पूछें। तो पूछने को खैर पलवश शाह साहब ने नहीं पूछा, मैं भी क्योंकि मेरा भी बड़ा उनसे एक मेहरबानी वाला ताल्लुक है, वो नाराज़ हो जाएंगे। हम भी पूछ सकते थे सर ये महकमा भी तो आपके नीचे है ना, जहाँ पे 4 बंदे जो हैं जिनकी करप्शन की स्टोरियां बता रहे हैं हाउसिंग फाउंडेशन वाले, ये महकमा भी हाउसिंग मिनिस्ट्री के नीचे आता है। आप वजीर हैं तो आपकी वजारत के यहाँ भी अफसरान जो हैं या एहलकार करप्शन कर रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब की वजारत की भी आगे FIA में करप्शन कर रहे हैं, जिसका जहां दौर लाकर एक दूसरे को ताने देने को तो काबिल है नहीं। ना मोहसिन नकवी साहब रियाज पीरज़ादा साहब को दे सकते हैं ताना, ना रियाज पीरज़ादा साहब ने उनको, अल्लाह बराबर पे है। बल दैट वाज एक उस पे ग्रेट कमेंट था, एक तो ये था मेन। इसके बाद जब क्वेश्चन आवर खत्म हुआ है, जो बड़ी चीज थी, वहां पे PTI के दोस्तों ने एहतजाज शुरू किया और बड़ा सख्त इन्होंने स्टार्ट किया। और सबसे ज्यादा जो मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग चीज थी, एहतजाज करने वालों सबसे आगे जो है सैफुल्लाह आबदो साहब थे। वो सेनेटर हैं, PTI के सेनेटर हैं, और एक कमेटी मीटिंग में एनर्जी पावर इनमें वो बहुत बड़ी इंटरेस्ट भी रखते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, इंटेलिजेंट है, अपनी तैयारी के साथ आते हैं, बड़े सोबर आदमी है। लेकिन आज मैंने देखा है द वे ही कंडक्टेड हिमसेल्फ इन द हाउस, मेरे लिए बड़ा हैरान कुन था। अच्छा। चलिए एहतजाज बाकी लोग, मतलब अली जफर साहब जो हैं सीनियर हैं उनके, वो मौजूद थे, फिर इसके बाद हमायूं महमद साहब थे, फिर इसके बाद मोहसिन अजीज़ साहब थे, फिर वहाँ पे एक हामिद खान साहब को भी मेरा ख्याल है मैंने देखे, कुछ लेडीज़ भी थी, मिशाइल यूसुफजई साहबा भी थे जो नई सेनेटर हैं, और भी इस तरह के लोग थे। अच्छा, फैसल जवेद साहब थे, वो ठीक है नारे वगैरह लगा रहे हैं, उनका जेन्युइन बात थी जो मेरा ख्याल है जिसको इसाक डार साहब ने बाद में सपोर्ट भी किया, दैट वाज अ जेन्युइन इशू दे वर रेजिंग कि अपोजिशन लीडर नहीं है। अपोजिशन लीडर जो है, क्योंकि शिबली फराज साहब जो है उनको हटा दिया गया, तो वो डिस्क्वालीफाई हो गए, उनकी जगह इमरान खान साहब ने लगाया है उनको, मेरा ख्याल मौलाना अब्बास नासिर साहब को अपॉइंट किया है। अब वो 10 दिन से वो कहते हैं हमने गिलानी साहब को, यूसुफ गिलानी साहब को लिख के दिया हुआ है, सेनेटर्स ने साइन करके दिया हो कि हमारा पोजीशन लीडर ये होगा। तो होता ये है कि आपकी जो अक्सरियती पार्टी होती है उसको मिलता है, जिस पे ज्यादा सेनेटर जो है ना वो साइन कर दें, वो आपको फिर चेंबर में बैठ के इसका फैसला होता है। अब गिलानी साहब ने 10 दिनों से अभी इस पर फैसला नहीं किया, जिस पे एजिटेट कर रहे थे PTI वाले के भाई साहब आपने एक हाउस जो है वो कैसे अपोजिशन लीडर के बगैर चल रहा है। लीडर ऑफ द अपोजिशन तो मेरा ख्याल डार साहब हैं, वो तो हैं, लेकिन अपोजिशन लीडर नहीं है, जो बल्कि जेन्युइन बात थी। तो खैर इस पे उन्होंने अपना प्रोटेस्ट इन्होंने किया, जिसको बाद में डार साहब ने आके क्लैरिफाई भी किया कि हमारा मैंडेट नहीं है, ये चेयरमैन सेनेट का काम है, उनसे चेंबर में मिलें, वो बैठ के मसले को हल करें, हुकूमत ने नोटिफाई नहीं करना, चेयरमैन सेनेट ने करना है। अच्छा, चेयरमैन सेनेट क्या करते हैं, वो गिलानी साहब के, अब गिलानी साहब का क्या मसला होगा, आई कैन अज्यूम एज ए रिपोर्टर कि अब हाउस में कोई 100 के करीब आपके सेनेटर्स हैं, आपके 27 है मेरा ख्याल है PTI के मैंने जिन्होंने साइन करके दिए हैं जितने भी हैं, और 27 में बाकी जो लोग बचते हैं कोई 60, मतलब ये कितने बनेंगे आपके, मेरा ख्याल 60
67 बनेंगे या कितने। अब वो कहेंगे जनाब 67 अगर आ गए, वो किसी और को बनाना चाहते, अच्छा उसमें हुकूमती नुमाइंदे तो नहीं होते यूजली तौर, अपोजिशन देखी जाती है, तो वो वेट कर रहे होंगे जनाब 27 को 28 वाले तो नहीं आ जाते कि जो यूजली हो नहीं सकते क्योंकि हुकूमत तो नहीं होएगी, अपोजिशन के दरमियान मुकाबला होता है ना इनका। तो अल्टीमेटली तो पीटीआई का ही कोई ना कोई बंदा बनना चाहिए आइडियली तौर पर, ऑन पेपर जो नंबर हैं, तो वो वहाँ पे एहतजाज किया, बड़ी अच्छा हो गया एहतजाज करें। लेकिन वहाँ पे जो नास्टी चीज़ हुई मस्ट से, एंड इट वाज वेरी डिस्गस्टिंग एज वेल, जो पहले भी हुई थी, हमने पहले भी एहतजाज कौमी असम्बली में सीन मिलते हैं, आपको सेनेट में इस तरह के नहीं मिलते, जो बाद में इसहाक डार साहब ने बात की। और उससे बढ़कर मेरा ख्याल है उन्होंने आई मस्ट से समीना मुमताज़ जहरी साहबा हैं इस बलूचिस्तान से, वो कमेटी मीटिंग में बहुत आला वो गुफ्तगू करती हैं। आज भी उन्होंने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की जब इन्होंने यहाँ पे PTI का स्पेशली मस्ट मतलब मेंशन इनके सैफुल आबरू साहब ने जो काम किया वहाँ पे, उस पर बड़ी अच्छी तकरीर की, अच्छी गुफ्तगू की उन्होंने, मैं उस पर आता हूँ मैं। तो वो ये कमेटी मीटिंग में भी समीना साहबा बड़ा अच्छा बोलते हैं, बल्कि जादू टोने वगैरह पे एक बिल आया था अगर आपको याद हो, तो वो भी लाने वाली समीना साहबा थी, तो बड़ी अच्छी तैयारी के साथ आती है। तो आज क्या काम किया इन्होंने आबरू साहब ने, इन्होंने जनाब ये क्वेश्चन आवर होता है, ये देखिए ये सारी कापीज जो है ना, ये मैं अगर हम ये सहाफ़ियों को भी मिलती हैं, पार्लियामेंटेरियंस को भी मिलती हैं, MNA सेनेटर जो भी हो जिसका हो सबको मिलती हैं, उर्दू इंग्लिश अलहदा होती है, साथ में आपको एजेंडे की कापियाँ भी मिलती हैं, ये आपको सब कुछ मिलता है। ये जब मैं भी ले आता हूँ पढ़ता हूँ, इसी में से नोट्स भी लिए हुए सारे इस पे सारे। खैर उन्होंने इनको फाड़ के ना उन्होंने हवा में उड़ाना शुरू कर, अब ये एहतजाज हो रहा है, एहतजाज था। और ये सैफुल आबरू साहब और कोई PTI के मुझे ऐसा नजर नहीं है, अच्छा अकेले उन्होंने फाड़, और तकरीबन को 10-15 मिनट वो इसी काम पे लगे रहे हैं, नारे भी मारते रहे हैं, खड़े रहे और फाड़ते रहे, पूरे का पूरा फ्लोर भर दिया उन्होंने बाशुरंगीन। अच्छा हमें अलाउड नहीं है कि हम वहाँ गैलरी से पिक्चर लें या वीडियो बने, बाज़ लोग बना लेते हैं जर्नलिस्ट, लेकिन मैं बिल्कुल आई गो बाय द बुक, जिस चीज़ की इजाज़त नहीं है तो इजाज़त नहीं है। अदरवाइज मेरा दिल बड़ा कह रहा था कि इसको बनाना चाहिए, ये कौम भी देखे कि ये जनाब ये क्या काम हो रहा है। तो उन्होंने सारा का सारा, और उन्हें किसी ने नहीं रोका, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे जहन में आ रहा था मैं कि यार कि क्या इनमें से कोई बंदा अपने दफ्तर में किसी चीज़ पे गुस्सा आ जाए, कुछ स्टाफ पे आ जाए, घर वालों पे आ जाए, मैनेजर पे आ जाए, फैक्ट्री पे आ जाए, क्या आप ये कभी अपने दफ्तर में बैठ के आपने कागज फाड़ के उड़ाए हैं ऐसे, या ये तमाशा हमें सिर्फ यहीं पे देखने को मिलता है? अब ये इट कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी। आप एक तरफ कहते हैं पूरी दुनिया से लोन ले रहे हैं, कर्जे ले रहे हैं, छोटी सी बात लगेगी कि इसका लोन कर्जों से क्या तल्लुक है, बड़ा गहरा तल्लुक है। इट कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी। अगर ये पेपर मैं इतने लेकर आया हूँ, ये खरीदने जाऊँ तो मुझे अच्छा खासा 300-400 रुपए तो इसको पेपर का पड़ेगा, फिर इस पे प्रिंटिंग कॉस्ट है, फिर इस पे आपकी लेबर कॉस्ट है, फिर इस पे लोग बैठे हुए हैं, फिर उन्होंने जैसे समीना साहब ने कहा इस पे कोई नेक प्यारे नाम लिखे हुए हैं, आप ऐसे खड़े हुए हैं और उड़ाई जा रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है, चेयरमैन उनको नहीं रोक रहा, उनकी पार्टी के कोई लोग नहीं रोक रहे, पार्टी के जबकि सीनियर रहनुमा भी वहां मौजूद थे, वो ऐसा कोई एहतजाज नो वो अब एहतजाज हो रहा है कि आपने पोजीशन लीडर नॉमिनेट नहीं किया, जरूर करें, ठीक है, मुंह जबानी करें, पेपर पूरे का पूरा हाल भर दिया उन्होंने आबरू साहब ने। और फिर वहीं पे उन्हें लगा कि अभी तसल्ली नहीं हुई, तो 3-8-10 फिर गए उसके सामने, वहां पे जहाँ पे उस पे प्रेसिडेंटिंग ऑफिसर बैठते हैं, उनके सामने फिर फाड़े गए, और फिर 3-4 और भी शामिल बाजा हो गए। हाँ जी, ये तो बड़ा अच्छा नेक काम है, आबरू साहब अकेले कर रहे थे, हम क्यों ना करें। तो पूरा का पूरा उन्होंने हाल भर दिया। भाई आपने किसी एक बंदे ने भी नहीं कहा आबरू साहब को कि आबरू साहब भी इस मतलब जेंटलमैन, आप एक सेनेटर हैं, आपकी एक मतलब सेनेट की प्रेस्टीज है, सेनेट का एक रोल है। ये कौमी असम्बली में तो हर किस्म हमारे जैसा क्राउड पहुंच जाता है, सेनेट के लिए एक डिग्निटी होती थी, रिस्पेक्ट होती थी, और बहुत कुछ माजी में हमने देखा, बड़े अच्छे अच्छे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, एल्डर्स को इसलिए भेजा जाता था जो जज्बाती ना हो। हमने सेनेट में इस तरह के सीन बड़े कम देखे, होते होंगे, लेकिन ये नहीं होता था कि आप पूरे हाउस को भर दें। जनाब भर दिया, और मजाल है किसी ने रोका हो, जो मेरे लिए थोड़ा डिस्टर्बिंग था। somebody must have gone to him, वो भाई साहब जाने दें। खैर एक ने उन्होंने मस्त से कि वो खड़ी हुई समीना ज़हरा, यस, पूरे हाउस में से द ओनली ऑनरेबल मतलब वुमेन सेनेटर जो खड़ी हुई, और उन्होंने तकरीर की इस पे। अच्छा, ये आबरू साहब जो है इन्होंने कागज तो फाड़े, इन्होंने असद उमर पे भी तनकीद। मैं आता हूँ जरा ये सीन जरा मुकम्मल कर लूँ, ये ज्यादा है। हाँ, फिर हम ब्रेक भी लेनी है। नहीं, असद उमर साहब पे भी आना है, अभी उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब को पान खिलाना है। आज अजीब ही वो कैफियत में थे आबरू साहब जो है, पूरा ही वाज डोमिनेटिंग द शो, ही वाज स्टीलिंग द शो। तो उन्होंने क्या काम किया जनाब, उन्होंने समीना साहब ने कहा, मुझे एक बात बताएं, उन्होंने रूल्स पढ़े सारे कि रूल्स के तहत आप ये नारे नहीं मार सकते, आप रूल्स के तहत ये बात नहीं कह सकते, ये हरकतें नहीं कर सकते, और सारी चीजें की। चलो रूल्स को साइड पर रख, जो खुद उन्होंने कहा रूल्स आपने खुद बनाए हैं, ये सेनेट ने मेंबरान ने खुद बनाए हैं, और आप ये हरकतें कर रहे हैं, चलो वो छोड़ दें, जमहूरियत है, चलता है। उन्होंने ये बताया, ये जो भी आपने कागज फाड़े हैं, ये पैसा लगता है इस पे। उन्होंने कहा जनाब चेयरमैन साहब आपको चाहिए था, आप इन्हीं से चुनवाते, क्योंकि इतनी देर में जब वो फारिग हो गए, सारे कागज खत्म कर दिया, पूरा हाउस भर दिया उन्होंने कागजों से,
क्योंकि टैक्स पेयर का पैसा है ना, आप और मैं टैक्स देते हैं, ये तो 10-12 हज़ार रुपए से ज्यादा कोई, बहुत सारे मेरे सेनेटर तो ये हैं जो 11-12 हज़ार से ज्यादा टैक्स नहीं देते, अक्सर तो इस तरह के हैं जो टैक्स ही नहीं देते। तो उन्होंने जनाब इसके बाद वो स्टाफ आया है सेनेट का, उन्होंने आके पूरा 3-4 लोग उन्हें पूरा बैठ के चुन के, नीचे जमीन पे बैठ के अपने पैरों के बाहर उन्होंने चुने हैं और 10-15 मिनट उनको चुनने में लगते हैं, कार्रवाई जारी है, हाउस चल रहा है और वो चुन रहे हैं। उस पर उन्होंने कहा जनाब इनका काम तो नहीं है कि आप फाड़ें, कागजात फाड़ें, हमारे पैसे हैं, हमारी चीजें, फाड़ने के बाद सेनेट अरकान ये स्टाफ है और आपका गंद जो है क्लीन करें। हाँ। उन्होंने कहा जनाब आपको चाहिए था कि आप इन्हीं से साफ करवाते हैं। मेरे जहन में एग्जैक्ट ये चीज आ रही थी, मैं अगर मैं चेयर पे बैठा होता ना, मैं सबसे पहले रूलिंग देता कि जनाब कि ये अगर आप लोग साहब आपका एहतजाज हो गया है, एक तो इसका बिल बनाया जाए, जितने इन्होंने कागज फाड़े हैं इसका बिल भेजा जाए आप लोग साहब, ही शुड पे, ही शुड मेक द पेमेंट के इनका जाती नहीं पेपर इनको किसी काम के लिए दिए गए थे, इन्होंने नहीं किया। नंबर एक, अगर उन पे मतलब हालांकि बैन होना चाहिए था कुछ दिनों के लिए कि आपने अगर ये कार्रवाई में पेपर फाड़ने हैं तो आपको प्रोसीडिंग का नहीं पता तो फिर बैठने का फायदा। दूसरा ये था आप बैठ के इसको साफ करें, क्योंकि कागज सारे ये इनका काम नहीं है जो 3-4 साफ करें, ये उन्होंने कहा जहरी साहबा ने, और कार्रवाई भी चल रही है वहाँ, सफाई भी हो रही है, फाड़ धाड़, ये सेनेट है भाई, ये सेनेट का सीन है, ये सेनेट का सीन है, कौमी असेंबली नहीं है, कौमी असेंबली समथिंग डिफरेंट। और सबसे ज्यादा आप और उनको किसी पार्टी का बंदा रोके कोई नहीं रहा कि आप क्या कर रहे हैं। खैर उस पर उन्होंने ये कहा कि ना आपको ये करना चाहिए, उसका जवाब दिया उन्होंने बड़ा मजे का। एक होता है ना माजरत करते हैं बंदा, सॉरी करता है, आबरू साहब को चलो किसी ने एहसास दिलाया सॉरी कर लेने थे, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने उनको बताया जहरी साहब को जब आप 2018 में इमरान खान साहब की हुकूमत और 2022 तक थे तो आप नहीं नारे मारते थे, आप कौन सा रूल रेगुलेशन की परवाह करते थे। अच्छा। मतलब है आप भी करते थे गलत, हम भी करेंगे, क्योंकि हमारी कौन सी जेब से पैसा लग रहा है, कौन सा टैक्स पेयर का पैसा है। सो उन्होंने यहाँ पे बात की। बाकी मेरा ख्याल आपने ब्रेक लेना है, ब्रेक लेते हैं। जो उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब को पान खिलाने की वाली बात, पान खिलाने का भी मशवरा दिया, असद उमर पे दी, फिर उन्होंने बिलावल के मेरा ख्याल अभी वो जो उन पर नर्व पे सवार हुए ट्वीट्स, इसाक डार साहब बार बार मार के रोब रहता है, फिर मौलाना यातौर रहमान साहब जो हैं वो कैसे उन्होंने यहाँ पंजाब पुलिस का बताया कि नाका लगा, सिपाही के ऊपर नाका लग गया पंजाब पुलिस का, और वो कहते भत्ते लिए जा रहे हैं, वो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। फिर उन्होंने कहा जनाब आपसे 15-20 हज़ार तालिबान नहीं पकड़े जा रहे, फिर जनरल फैज की चाय का जिक्र, बड़े सारे इश्यूज हैं, वंडरिंग कि अगले ये ब्रेक में कैसे कवर। ठीक है, नहीं ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, एक क्विक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बहुत सारी स्टोरीज और हैं सेनेट की, उस हवाले से बात करेंगे क्लासरा साहब से। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे सेनेट में जो आज इजलास हुआ उस हवाले से। क्लासरा साहब जो है वो वहाँ पर मौजूद थे, तो बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो वाक़यात और चीज़ें जो है वो वहाँ पर हुई। क्लासरा साहब सबसे पहले तो ये भी बता दीजिएगा, इससे पहले कि हम वापस से सैफुल्लाह अबड़ो पे आएँ, कि उन्होंने असद उमर पे शदीद तनकीद की, उन्होंने वज़ीर दिफा को चुप कराने और पान खिलाने का मशवरा दिया, लेकिन ये बताएं कि 27वीं तरमीम के हवाले से जो है वो क्या बात हुई। 27वीं तरमीम ये बड़े अहम इशूज़ हैं, ये जो दोनों जो बताया ना उन्होंने असद उमर पे और खाज साहब पे हम आते हैं कि पान खिलाने का क्यों मशवरा दिया आबड़ो साहब ने, और दोनों को उन्होंने क्यों लताड़ा, ये बड़ा क्योंकि एक अहम इशू था 27वीं इसका तरमीम वाला। जो मैंने चीज़ नोट किया, इसाक डार साहब इसलिए खुद आए हुए थे आज पार्लियामेंट में, हालांकि वो वहाँ से पहुँचे हैं, उधर गए हुए थे, इस्तांबुल गए हुए थे, दोबारा गए हुए थे, तो वहाँ से वापस आए, तो अगेन सेनेट का इजलास जहन में रख के ये चीज़ बड़ी वाज़ेह थी कि बिलावल भुट्टो साहब का जो ट्वीट है इट हैज़ कम एज ए शॉक इनके लिए, हुकूमत के लिए। 4-5 दफ़ा उन्होंने डार साहब ने अपनी तकरीर में इसका जिक्र किया और वो लग रहा था कि ही वाज़न्ट अगेन कंफर्टेबल, एक होता है ना कंफर्टेबल, लेकिन उन्होंने उसको पॉलिटिकली तौर पर अच्छा कवर किया, कैमोफ्लेज किया कि उनकी पार्टी है, और उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ यही सारी बातें हमने उनसे की हैं, हमने उनके साथ शेयरिंग की है, उनकी पॉलिटिकल पार्टी है। लेकिन लग रहा था कि वो उन्होंने कहा 3-4 दफ़ा बात ये करते करते बिलावल के ट्वीट की तरफ आते थे, फिर किसी और साइड पे निकल जाते थे, अफगानिस्तान, तुर्की, हिंद, सिंध, इंडिया, मार्को रूबियो, इधर फिर आकर फिर वो बिलावल के ट्वीट पे आ जाते थे, फिर वो पूरी बात नहीं करते थे, फिर इधर उधर की फिर वो ये कहानियाँ सुना के डार साहब या मुख्तलिफ जो एतराज़ात हाउस में हो रहे थे उनकी वो फीडबैक भी ले रहे थे और अगर उनके जवाबात भी दे रहे थे। तो 4-5 दफ़ा उन्होंने ट्वीट का जिक्र किया बिलावल का, जिससे ये लगा कि बिलावल भुट्टो ट्वीट जो है वो इनके नर्व्स पे है, और उन्हें लगा है कि इतना जल्दी शायद चीज़ें जो प्लान की हुई थी उन्होंने उसको उन्होंने शायद उनको ट्रिगर कर दिया। साथ में उन्होंने ये भी कहा जनाब कि उनका राइट है, हमारे पॉलिटिकल ये अलाइज हैं, बाकी भी पार्टी से बात करेंगे। अभी जरदारी साहब और बिलावल जो है कतर गए हुए हैं, वहाँ से कोई ऑफिशियल बिजनेस है उनका। अब मुझे नहीं पता कि जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब का वहाँ पे कतर में ऑफिशियल बिजनेस जो है वो क्या हो सकता है, सरकारी है ऑफ कोर्स उनका, तो ये कहने का मतलब था। तो वो कहते हैं 6 तारीख को उनकी मीटिंग है उनकी पार्टी की, तो हमें बता देंगे। साथ में उन्होंने बड़ी जल्दी की, उन्होंने कहा जनाब कि ये हम कोशिश कर रहे हैं, बाकू जा रहे हैं अजरबैजान, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब 8 और 10 के दरमियान शायद नवंबर में, तो हम कोशिश करेंगे जाने से पहले कैबिनेट से मुसवदा हम अप्रूव करवा दें। सो द थिंग्स आर सो क्लोज, ये उन्होंने आज बात की है डार साहब ने कि मुसवदा जो है हम वो कैबिनेट से हम अप्रूव करवा के, और एक और बड़ा उन्होंने दिलचस्प बात की, उन्होंने आप लोगों को लगता है बड़ी जल्दी है, सेनेट वालों को रोला डाला हुआ था 27वीं तरमीम पे, अली जफर साहब ने तकरीर की, 2-4 और ने भी की,
تو انہوں نے جناب ایک کام کرتے ہیں، انہوں نے بلکہ ان کے ساتھ اعظم نذیر طارق صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو انہیں ان کو کہا وفاقی جو وزیر برائے لا ہیں کہ آپ ایک کام کریں، آپ جو مسودہ ہے نا آپ سیدھا قومی اسمبلی کے بجائے سینٹ میں آپ دے دیں، یہاں پیش کر دیں اور یہاں پہ اپروو مت کروائیں، آپ اس کو ڈیبیٹ کروائیں، اس کو کمیٹی اجلاس میں لے کر جائیں جو ان کی کمیٹیز ہوتی ہیں، اور اگر ممکن ہے تو آپ اس کی پارلیمانی کمیٹی بنوا لیں، کیونکہ بڑا اہم ایشوز ہیں، بڑی اہم اس میں آنی ہے، اگر ترامیم ہے تو قومی اسمبلی کے جو ممبران ہیں ان کو بھی بلا لیں، ایک مشترکہ کمیٹی بنا کے اس کا جائزہ لے لیں اور پھر اس کے بعد ہاؤس میں اس کو واپس لیں تو پھر ووٹنگ کرا لیں۔ سو انہوں نے یہ بھی انہوں نے اس کا تصور دیا، اور پلس انہوں نے جو ایک تھوڑا سا ایک لائٹ سا انہوں نے ایک جو بات کی جو ٹھیک تھی ڈار صاحب کی، انہوں نے کہا اس کا کوئی ڈیکورم ہوتا ہے، جب ہاؤس میں جس طرح کا وہاں پہ انریسٹ ہمیں نظر آ رہا تھا، انہوں نے یہ چیزیں کلیئر کی جو پہلے میں بتا چکا ہوں کہ یہ چیئرمین سینٹ کا کام ہے۔ انہوں نے اپنا بھی بتایا کہ جب 2010 میں اپوزیشن لیڈر بننا تھا، مجھے نہیں بننے دیا گیا تھا، میرے پاس اکثریت بھی تھی، چیزیں بھی تھیں، میں 2012 میں بنا کیونکہ چیئرمین نہیں مانے تھے اس وقت۔ سو ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب اس کو یہاں پہ آپ لوگ جو ہیں، جو بات میرا خیال قومی اسمبلی کا ارکان کو اچھی نہیں لگے گی لیکن وہ ایک عوامی فورم ہے، وہاں چل جاتی ہے۔ انہوں نے کہا جناب کہ قومی اسمبلی میں یہ ممبر کی مطلب نمبرز امپورٹنٹ ہوتے ہیں ان کے کہنے، لیکن یہاں پہ یہ سینٹ میں یہاں پہ ڈیبیٹس امپورٹنٹ ہوتی ہیں، آپ کا ان پٹ امپورٹنٹ، مطلب کہ آپ لوگ زیادہ سمجھدار سمجھے جاتے ہیں، ڈیسنٹ سمجھے جاتے ہیں، زیادہ اچھے سمجھے جاتے ہیں۔ اگر آپ اس طرح کی لڑائیاں اور اس طرح کی گفتگو لینگویج یوز ہو رہی ہوگی تو پھر ہمیں قومی اسمبلی میں نمبر چاہیے ہوتے ہیں۔ دیٹ واز اے ویری، وہ کہتے ہیں نا ناٹ اے گڈ شاٹ، مطلب لیفٹ ہینڈ اس کو کمپلیمنٹ کہیں کہ مطلب ایم این ایز ایسے ہی ہم نے بھرتی کیے ہوئے ہیں، وہ اتنے سیریس لوگ نہیں ہیں، وہ صرف نمبر پورے کرنے کے لیے۔ معذرت کے ساتھ میرے پہ کوئی پرابلم مجھے نہ ٹھوک دیجیے گا، میں نہیں کہہ رہا، ڈار صاحب نے بھی بڑا ایسے ہی گھما پھرا کے کیا، میں بھی ویسے بات کر رہا ہوں، لیکن سینٹ میں انہوں نے جناب کہا کہ آپ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، اچھے لوگوں کی کارروائی میں نے آپ کو بتا دی۔ سو یہاں پہ انہوں نے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ اس کو جلدی اس ترمیم میں جو ہے نا انہوں نے ان کو کرنا ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، میں تو آنا چاہوں گی، کیوریوسٹی میری ختم نہیں ہو رہی کہ اسد عمر پر کیوں، اپنے ہی وزیر خزانہ پر کیوں اتنی شدید تنقید کرتی ہے ابرو صاحب؟ یہ انہوں نے ڈار صاحب پہ ذرا ان کو ذرا تھوڑا سا اپنے آج ان کا یہ تھا ابرو صاحب کا میں نے سب کو فکس کرنا ہے، جو آتا گیا لتاڑتے گئے اپنا دوسرا تیسرا جو بھی تھا، جس میں انہوں نے یہ کام بھی کیے جو میں نے بتایا، اور سب سے زیادہ وہ نعرے بھی مارے تھے، بلکہ اپنے ناروں پہ تھوڑے تھوڑے مطلب کیا کہنا چاہیے، کوئی ڈانس بھی کر رہے تھے، تھوڑا موڑا ویسے ہلتے جلتے ویسے الگ ہی زون میں تھے لگتا ہے، بہرحال وہ بھی تھے۔ اینی وے تو ان کی دو تین باتوں کو انہوں نے وہاں پہ وہ بھی کروایا، ایکسپانج بھی کروایا، انہوں نے ایسی باتیں شہباز شریف صاحب کے بارے میں کہہ دی کہ وہ ایکسپانج ہو گئی، میں بھی نہیں کہہ سکتا ہاؤس میں سے، انہوں نے کوئی ایسی باتیں کی جو میرا خیال ہے نہیں کرنی چاہیے تھے۔ چیئرمین کا وہ جو بیٹھے تھے وہاں پہ انہوں نے بڑا جلدی سے اس کو ایکسپانج بھی کروایا، وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کے حوالے سے تھے، کوئی بات انہوں نے کی۔ خیر اس پہ نو کمنٹ ٹو اسد عمر صاحب، انہوں نے کہا ڈار صاحب جیسے آپ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، ایسے ہمارے بھی ایک بہت بڑے ایک وزیر خزانہ صاحب تھے، تو وہ بھی جناب وہ آستینے چڑھا کے بڑے لمبی مطلب چھوڑتے تھے اور بڑی لمبی باتیں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا جی IMF کے پاس نہیں جاؤں گا میں، پھر جناب 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، اور اس طرح کے بڑے دعوے کیے۔ اور جب تھوڑا سا بھی مشکل وقت پڑا، ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے پہ مشکل وقت آیا، ہم نے وہ مشکل وقت کاٹا ہے، سو ہم زیادہ لویلسٹ ہیں پارٹی کے، خان صاحب کے، تو اب وہ دوڑ گئے تھے، اسد عمر صاحب چھوڑ گئے تھے۔ آج کل اسد عمر صاحب جناب دوبارہ پارٹی کے ہمارے لیڈر بننا چاہتے ہیں، تو یہ پارٹی کا لیڈر نہیں بننے دیں گے۔ اب یہ پتہ نہیں انہوں نے کیسے اس کو یہ فکس اس میں سے کر لیا، اس میں سے نکال کے اس کو پروسیڈنگ میں لیا ہے، حالانکہ اسد عمر کو ٹاپک نہیں تھے وہاں پہ، بنتا نہیں تھا، لیکن انہوں نے کال کرا کے بنا کے اس کو لیا۔ نو کمنٹ خواجہ آصف، وہ بڑا اہم ہے، اور مجھے مولانا عطاء الرحمان صاحب والی بھی بات آپ نے یاد دلانے میں وہ بڑی اہم چیزیں ہیں۔ تو خواجہ آصف پہ لگتا ہے کہ ان کا نا کوئی پارلیمنٹ آلریڈی پارلیمنٹ کے اندر جو مجھے بیک گراؤنڈ تھوڑا سا سمجھ آیا ہے کہ پہلے شاید کہ مشترکہ ہاؤس میں خواجہ آصف صاحب بھی آپ آتے جاتے لوگوں کو چپیڑے چپیڑے مارتے رہتے ہیں، وہ بھی کسی کو ساتھ ویل لیفٹ پہ تو خواجہ صاحب بھی بلیو نہیں کرتے، ہر ایک کے ساتھ تو میچ ان کا بھی پڑا رہتا ہے، ان کو 25-30 سال سے ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے ان کے بارے میں اور کوئی اور خاتون PTI کے بارے میں کچھ کہے تھے، صحیح بس کہہ رہے ہیں بٹ ان کے ذہن میں تھا، تو انہوں نے کہا جناب کہ افغانستان کو لے کے انہوں نے بات شروع کی۔ خواجہ آصف صاحب جو ہیں ایک طرح کی لوز کینن ہے، جو ان کے منہ میں آتے کہہ دیتے، اور انہوں نے لمبی ایک مطلب باتیں بتانے کے بعد کہا کہ خواجہ آصف صاحب جس طرح کی دھمکیاں دے رہے ہیں نا افغانستان کو، یہ کسی دن ہماری جنگ یا افغانستان سے جنگ کروائیں گے، اور ان کو انہوں نے کہا نا پان کھلائیں، پان کھاتے رہیں گے کیونکہ منہ ان کا مصروف، ان کا منہ ان کا مطلب پان چباتے میں گزرے گا، بزی رہے گا، لہٰذا بات نہیں کر سکیں گے۔ اچھا کیونکہ یہ ایکسپانج نہیں کیے گئے ورلڈ، سو اٹ واز پارٹ آف دا پروسیڈنگ، سو آئی کین کوٹ دیم۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کو پان کھلائیں اور مسلسل پان کھلائیں تاکہ یہ چپ رہے ہیں۔ وہ لگ رہا تھا خواجہ صاحب پہ ان کو غصہ ہے، اب اس کا جواب خواجہ صاحب ہی دے سکتے، اور خواجہ صاحب ان لوگوں میں سے ہیں جو ویل لیفٹ پہ بلیو نہیں رکھتے، بینگ لیو ہی از آلسو لیو، وہ دل میں رکھیں گے کس وقت وہ اپنا سکور سیٹل کر لیں گے، تو کسی دن سنیے گا خواجہ صاحب نے اگر ابرو صاحب کے بارے میں کوئی جواب دیا تو بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے۔ جب افغانستان پہ بات ہو رہی تھی عطاء الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے تقریر کی،
انہوں نے 2-4 چیزیں باتیں کی. انہوں نے جناب ایک تو پنجاب حکومت نے 10-20 ہزار روپے ان کی تنخواہ رکھی علماء کرام کی تو مسجد وغیرہ. انہوں نے کہا آپ ہمیں یہ پیسے دے کے ہمیں سائلنس نہیں کرا سکتے کہ کل کو آپ کہیں قومی اسمبلی میں تقریر نہ کرو, آپ چپ رہو, یہ نہ کرو, آپ ہمارا منہ بند کروانا چاہتے ہیں. ان کا مقصد یہ تھا کہ اٹس این انسلٹ ٹو دا علماء کہ آپ 10-20 ہزار روپے دینا چاہتے ہیں. اب یہ تو ان سے پوچھنا چاہیے نا بیچاروں کو جن کو 20-25 ہزار روپے ملیں گے, چلیں ان کی انکم ہوگی, وائی ناٹ, انہیں ملنا چاہیے. بہرحال انہوں نے اپوز کیا. دوسری بات انہوں نے یہ کہ جناب کہ سپیک کے حوالے سے, سپیک جو میاں والی سے ادھر آ رہا ہے اس ڈیرہ اسماعیل خان سے, کہتے ہیں بہت اچھا ہوا ہے, پہلے ہمیں کچھ 6-7-8 گھنٹے لگتے تھے, اب 2-2.5 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں وہاں اگر سپیک کے ذریعے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ عیسیٰ خیل ایک تحصیل ہے میاں والی کی, اس پہ پنجاب پولیس والوں نے ناکہ لگایا ہے. نو دیٹس ویری انٹرسٹنگ. پنجاب پولیس کا موٹر وے پہ کیا ناکے کا توق ہے, وہ کرتے ہیں کہ عیسیٰ خیل سے پہلے وہ روکتے ہیں, گاڑیوں کو نیچے اتار دیتے, ایگزٹ کروا دیتے, اگلی جا کے ایگزٹ سے یا اس سے انٹرنس سے ہوئے ہیں وہ عیسیٰ خیل والے انہوں نے بند کی ہوئی ہے. لوگوں سے ان کے بقول تنگ کرتے ہیں, پیسے لیتے ہیں, پولیس وغیرہ بھتہ یا وٹ ایور جو لیتے ہیں. اپنا انہوں نے کہا جناب ہمیں سلوٹ ٹھوکتے ہیں. بھئی مولانا صاحب کو اب کون روکے, گاڑی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ میں 8-10 گن مین بھی ہوتے ہیں, اور مولانا صاحب کو اپنا قد کاٹ بھی بڑا ہے, فضل الرحمان صاحب کے بھائی بھی, اب ان کو کون روکے. اب یہ دیکھیں نا ہمارا سیکی دیکھیں, بھئی وہی پولیس والا اگر آپ عام آدمی میں بڑے شیر بنتے ہو تو مولانا صاحب کو بھی اب سڑک سے اتار دیں نا. پھر اگر کوئی بہت بڑا کوئی مسئلہ ہے وہاں پہ جو عوام کے لیے ہے اور عوام کو نہیں گزرنا چاہیے اس موٹر وے, تو فار وٹ ایور ریزنز تو سب کے لیے ہونا چاہیے. تو مولانا کو سلوٹ ٹھوک رہے ہیں اور وہاں پہ باقی عوام کو ادھر سے گزار. ان کا کہنا تھا جناب یہ بھتے لیے جا رہے ہیں, اور انہوں نے کچھ اور بھی بڑے ان کے پولیس افسران کے نام لیے, وہ تو میں نہیں لیتا. تو انہوں نے کہا جناب یہ چکر ہو رہا ہے نمبر 1. دوسری انہوں نے بات کی افغانستان کے حوالے سے, دیٹس ویری امپورٹنٹ. آج ہی شاید 4 صدہ میں کہ جے یو آئی کے مولانا صاحب تھے, ان کا کوئی وہاں قتل کیا گیا جو ان کے بڑے قریب تھے ان کی پارٹی کے. انہوں نے کہا جناب یہ بتائیں آپ ایک رات میں افغانستان کو سبق سکھا سکتے ہیں, ایک رات میں, یہ انہوں نے کہا مولانا صاحب کے بھائی نے. یہاں 10-15 ہزار کے قریب لوگ ہیں طالبان, آپ سے وہ بھی نہیں اگر سنبھالے جاتے, نہ افغانستان سنبھلتا ہے, نہ ایک رات کی مار ہیں سارے, انہوں نے کہا نہ آپ سے یہ ہوتے ہیں, ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو آپ مطلب ہمارے لیے شیر ہیں, ہمارے گھروں پہ راکٹ ہوتے ہیں, یہ ہوتے ہیں. اب میں اس چیز پہ ایرنی پہ تھوڑا سا وہ ہوا کہ یہ بیت المسعود اللہ کے بارے میں کہا گیا تھا, جس کی بات میں خیر ڈینائی بھی کیا گیا تھا کہ وہ جو ہے مولانا صاحب کے پاؤں دباتے ہوتے تھے, جو بینظیر بھٹو صاحبہ کا جن نے جو قتل کی رسپانسبلٹی لی تھی. سو کسی دور میں طالبان سب کے پیارے تھے, لاڈلے تھے, اپنے ہی تھے. تو اب ایسا جب ہیٹ اپنے گھروں تک آنا شروع ہو گیا, بلاسٹ میں, قتل میں, ٹارگیٹڈ, سب نے کہنا شروع کیا ہے. اسی بات پہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا, انہوں نے کہا کہ یہ جو چائے پینے گئے تھے جنرل فیض حمید کا نام نہیں لیا, انہوں نے کہا خیر کہا, انہوں نے کہا ان کی مشکلیں آسان ہوں, یہ ڈار صاحب نے کہا جنرل فیض صاحب کے بارے میں نام لیے بغیر, کہ ان کا چائے کی پیالی کا جو کپ تھا نا جو انہوں نے جا کے پیا تھا وہ ہمیں بڑا مہنگا پڑا ہے, ہم بڑے پرجوش تھے. نام نہیں لیا عمران خان صاحب کی حکومت کا یا جنرل باجوہ کا یا جنرل فیض کا, وہ بڑے کیئرفل ہیں اس معاملے میں. تو انہوں نے کہا جناب جو اس وقت لے کر آئے تھے 30 آپ نے بارڈر, اس نے کہا بہت ایکسائٹڈ ہو گئے, ہم نے بارڈر کھول دیے, 30-35 ہزار طالبان آ گئے, ان کو ہم نے بسا دیا جو ہماری فوج سے لڑے تھے, لوگوں کو مارا تھا, 100 کے قریب کرمنل تھے جن کو سزائیں ہوئی تھیں, تو پی ٹی آئی کی حکومت نے ان کو ریلیز کر دیا, سب کو چھوڑ دیا, اور ہماری جو ایفرٹس تھیں پچھلے وار اینڈ ٹیرر پہ سارے آپ نے ریورس کر دیا. اب سارا جو قتل ہے, یہ قتل ہو رہے ہیں, دہشت گردی ہو رہی ہے, ساری اسی کا نتیجہ ہے. سو الٹیمیٹلی یہ ساری چیزیں جو تھیں نا, کوئی چیز رہ تو نہیں کہ اگر کوئی آپ کے پاس ہے تو بریک کے بعد پوچھ سکتے ہیں. نہیں رہ گئی ہے, اسی لیے جو ہے وہ بریک لے لیتے ہیں. مارکو روبیو کے حوالے سے جو ہے وہ اسحاق ڈار نے بڑی انٹرسٹنگ جو ہے وہ گفتگو کی ہے, اس میں کیا سنسنی خیز تفصیلات جو ہے وہ شیئر کی ہیں وہ ہم پوچھیں گے کلاسرا صاحب سے آفٹر دا شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. سینٹ اجلاس کی جو ایک مکمل کہانی ہے وہ ہم جان رہے ہیں کلاسرا صاحب کی زبانی, اور کلاسرا صاحب نے پوائنٹ بائی پوائنٹ, ایشو بائی ایشو جو ہے وہ کافی تفصیلاً بات کی ہے. لیکن ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ جو رہ گیا ہے آخر تک, جو آپ کی خاصیت ہے آپ آخر تک چھوڑ دیتے ہیں, انٹرسٹنگ بات جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مارکو روبیو سے کیا بات ہوئی اسحاق ڈار کی, اس حوالے سے بھی انہوں نے اس اجلاس میں بات کر دی ہے. وہ انگلش کا ایک بڑا خوبصورت محاورہ ہے نا, آپ نے بھی سنا ہوگا, اگین کہتے ہیں کیوریوسٹی کلز دا کیٹ, کہ یہ تجسس جو ہے تو اسی طریقے کا ہوتا ہے. سو کمنگ ٹو پوائنٹ, جو آج انہوں نے بہت ساری باتیں کی, میں حالانکہ اور بھی ابھی 2-3 ٹاپک تھے جو رہ گئے ہیں. اگر پی ٹی اے کے محسن عزیز صاحب نے ڈار صاحب کی تقریر کا جواب دیا کہ آپ ہمارے پہ ڈال رہے ہیں نا کہ سارے طالبان ہمارے دور میں واپس آئے جو 35-40 ہزار ہے, تو یہ تو 40 سال کی پالیسی ہر دور میں ہوتا رہا ہے. اس وقت کبھی مجاہدین ہوتے ہیں, کبھی طالبان ہوتے ہیں, تو کبھی ٹیررسٹ فلاں پہ ہوتے ہیں. خیر انہوں نے بھی اچھا جواب دیا, انہوں نے کہا لیکن اس کی قیمت جو ہم دے رہے ہیں, یہ خیبر پختونخوا کے لوگ دے رہے ہیں, بلوچستان دے رہے ہیں. بالکل محسن عزیز صاحب نے بھی جواب دیا. نو کمنگ ٹو دا مارکو روبیو, جو انہوں نے بات کی وہاں پہ, اس پہ اعتراض کیا تھا انہوں نے, سیف اللہ یہ آبرو صاحب نے ہر ایک پہ اعتراض کیا, میں نے بتایا نا, ہی ڈومینیٹڈ دا پروسیڈنگز, وہ اچھی تھیں بری تھیں وہ علیحدہ تھیں. انہوں نے کہا جناب آپ نے ٹرمپ صاحب کو وہ کر دیا نوبل پیس پرائز کے لیے, وہ کر دیا نامینیٹ کر دیا. انہوں نے کہا جناب یہ تسلی رکھیں کہ اس سال نہیں, نوبل پیس پرائز اگلے سال ملنا ہے. 11 جون کو ہم نے لیٹر لکھا ہے, یہ نیکسٹ ایئر ہونا ہے.
सो अभी भी ट्रम्प साहब जो है ना वो दौड़ में है नोबेल पीस प्राइज वो लेने के। अभी जो मुझे समझ आई है ना उनकी बातों से, डार साहब की स्टिल इज इन द गेम। वो ये कहते हैं, जब इंडिया के हवाले से उन्होंने बताया सारा कि अफगानिस्तान इंडिया कैसे हो रहा है, तो उन्होंने कहा हमने जो इंडिया को शिकस्त दी है वो हमने सिर्फ एक महाज पे नहीं दी, जंगी महाज पे, हमने इंटरनेशनल महाज पे भी दी है, और हमने ये उसको सच्चाई के साथ दिया कि इंडिया ने बहुत सारे झूठ इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ बोले। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने कोई 15 के करीब हमारे जो हवाई अड्डे हैं या इंस्टॉलेशन हैं उन पे हमले किए हैं। उन्होंने कहा कि हमने नहीं किए थे हमले। जब इन्होंने मुल्कों को बताया कि पाकिस्तान ने हम पे पहले अटैक किया, तो हमने कहा जी आजकल डिजिटल ये एज है, कोई डिजिटल प्रिंट्स होंगे, हमें ढूंढ लें। उन मुल्कों ने चेक किया तो झूठ निकला। और फिर उन्होंने कहा हमने इनका F-16 गिरा दिया है, जो बरखत दाद साहब ने स्टोरी दी थी, बड़े उनका मजाक बना था। उन्होंने कहा हमने फिर उसके बाद F-16 की कंपनी को हमने ईमेल की या मैसेज किया जी आप अपना चेक करें, क्योंकि यहाँ से हैंगर से जहाज निकले तो आपको तो पहले वहाँ पे ब्लू अगर टिप टिप शुरू हो जाती है। उन्होंने भी वहाँ पे कुछ घंटों बाद उन्होंने कहा जी भारत झूठ बोला। सो उन्होंने कहा बहुत सारी चीजें हमने भारत की जब झूठी साबित की तो दुनिया में इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं रही। हमने जो चीज भी बताई एग्जैक्ट बताई, हमने ये फला चीजें की हैं। आखिर में उन्होंने कहा जनाब जब भारत ने किया, इन्होंने जब उन्होंने अटैक किया और हमें सब ने कहा कि जवाब ना करें, हम उन्होंने कहा जब इसके बाद ड्रोन इन्होंने भेजे ना हमारे यहाँ कोई 70-80 के करीब, तो हमने कहा अब हमने रिस्पॉन्ड ना किया, ये पूरे शहरों में पाकिस्तान में एक टेरर फैलेगा। देन वी डिसाइडेड टू रिस्पॉन्ड, और सुबह 4 बजे ऑपरेशन शुरू किया हमने। और फिर हमने जाके उन्होंने कहा 7:45 बजे हमने खत्म किया। फिर जो उसका रिस्पॉन्स किया, जवाब दिया, वो सारे जानते हैं। जहाज गिराने के बाद की बात हो रही है। फिर वो कहते हैं सुबह 8:17 पर मुझे ये उसमें थे फॉरेन ऑफिस में थे, कहते हैं वो 4 रातें मैंने वहीं पे गुजारी हैं अगर 2-3 घंटों के अलावा। तो वो कहते हैं मार्को रूबियो का मुझे फ़ोन आया। अच्छा। उन्होंने कहा कि ना आपके ये इंडिया जो है वो आपसे सीज फायर चाहता है। नो दैट से एक फर्स्ट उन्होंने कहा बाकायदा नाम लेके मार्को रूबियो को कोट करते हुए वो ये कह रहे हैं डार साहब ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस के, उन्होंने हमें सीधा कहा कि इंडिया जो है आपके साथ सीज फायर करना चाहता है। व्हाट डू यू से? तो उन्होंने कहा हम तो पहले कह रहे थे हमको जंग नहीं लड़ना चाहते थे, हम रिस्पॉन्ड करेंगे अगर आया, अगर भारत चाहता है तो फिर उन्होंने फिर हमारी बातचीत हुई वज़ीर आज़म से, आर्मी चीफ, सबसे जो भी होना था। सो वो ये कह रहे हैं कि जनाब के ये जो ये सीज फायर थी जो कहा जाता है, क्योंकि इंडिया मोदी साहब कहते हैं कि ना पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी, पाकिस्तान कहता है कि जनाब हमने रिक्वेस्ट नहीं की थी, हमें अमेरिकन ने कहा था। ट्रम्प साहब भी ये कहते हैं जी मैंने सीज फायर करवाई। सो अल्टीमेटली वो जो एक वो हुआ है जो उसकी लड़ियाँ कहते हैं या कड़ियाँ कहते हैं, वटेवर जो भी कहते हैं, जो अगर उन डॉट्स कनेक्ट करें तो पाकिस्तान ने आज ऑफिशियली तौर पर कहा है कि हमें मार्को रूबियो ने फोन करके कहा था कि इंडिया जो है वो सीज फायर चाहते हैं, टू विच वी एग्रीड। इंडिया क्या कहता है? कहते हैं जी कि हमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान जो है ना वो सीज फायर चाहता है, हमने माना। अब ये भी मुमकिन है जस्ट अजम्पशन इन अ गुड फेथ मार्को रूबियो ने दोनों को कॉल किया और अच्छा किया होगा। एक मतलब जंग रुकवाई ना, ये मतलब इतने हम तो बेकल कौम है। अगर मार्को रूबियो ने उनको कहा है मोस्ट प्रॉब्ली अगर उनकी बात सुनी जाए को जनाब पाकिस्तान सीज फायर चाहता है, वो खुश होंगे, ठीक है सीज फायर वो चाहते हैं, हमारा ऊपर आ जाएगा। पाकिस्तान कह रहा है जी हमें मार्को रूबियो कहते हैं कि इंडिया चाहता है। बाज़ दफा जो झूठ होते हैं सपोजली वो भी हेल्पफुल होते हैं। जिसने भी रुकवाई है जंग, ट्रम्प साहब ने रुकवाई, हम उनके शुक्रगुजार। इस खित्ते में इतनी हमारे यहाँ इस खित्ते में अक्ल का इस्तेमाल है ममनू। इस काबिल ये नहीं है दोनों नेबर के बैठ के अपने मसले हल करते। आपको हजारों किलोमीटर से एक आर्बिट्रेशन चाहिए, वो भी ट्रम्प साहब मार्को रूबियो को चाहिए। हम ट्रम्प साहब को भी शुक्रगुजार हैं, हम ये मार्को रूबियो साहब के भी हैं, हम पाकिस्तान के भी, हम इंडिया के भी हैं कि आपने भी सीज फायर की, आपने भी की। इस खित्ते को जंग से तबाही से जो सूडान में हो रहा है, जो शाम में हुआ, जो ईरान में हुआ, मिडल ईस्ट में हुआ, जो यूक्रेन में हो रहा है और दुनिया भर में हो रहा है, हमारे यहाँ इस तरह के खौफनाक अगर सीन्स होते, सो वी आर ग्रेटफुल टू ऑल 4 पार्टीज नाउ। थैंक यू वेरी मच। लेकिन इसमें एक अच्छी बात है क्लासा साहब कि हमने हमेशा एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने जंग रुकवाई है, कि ट्रम्प ने जंग रुकवाई। ये उनकी गलती है। ये वहाँ इंडिया में जो है ये एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। वो तो चले पाकिस्तान ने बोल के रुकवाई है, वो तो बहुत दूर की बात है। वो तो ये भी नहीं मानना चाहते कि ट्रम्प ने जो है वो हमारे खाते डालोगे। पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की, एनए तुसी चंगी कि पाकिस्तान की रिक्वेस्ट है तो फिर मतलब जंगे ना लड़ और 100 मसाइल हैं वो हल कर लें। तीसरे मुल्क को तो डालना ही नहीं चाहते वो कहते हैं तीसरा मुल्क इन्वॉल्व ही नहीं है, हमने आपस में जो है वो उन्होंने हमसे ईगो और ग्रेंजर के मसले में एक थैंक यू नहीं कर सके मोदी साहब जो है, जो हमने क्या हमने थैंक यू नहीं किया, हमने तो चुक दिया काम को। एक थैंक यू कहना था उन्होंने, मिस्टर प्रेसिडेंट थैंक यू वेरी मच फॉर योर एफर्ट्स फॉर सीज फायर। भाई कौन सी बुरी बात है भाई, उन्होंने किया तो है, आपके साथ भी इन्वॉल्व रहे, हमारे साथ भी। थैंक यू कहने से जान छूट सकती तो छुड़ा लेते। उन्होंने कहा नहीं जी हमारी 56 इंच की छाती है, तो 56 इंच की छाती वाला थैंक यू करेगा तो फिर इंडिया में तो हमारी क्या कदर रहेगी। ठीक है जी, लगे रहेगा, डट जाए। ठीक है जी नाजरीन, आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात।